हरियाणा के नूंह जिले के सांगेल गांव में बीते रविवार यानी 8 मई को एक महापंचायत हुई थी। इसमें तथाकथित गौरक्षक समूहों ने भाग लिया था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों के लोग भी इसमें शामिल थे। मंच से वक्ताओं ने सुधार देना, निकाल निकाल कर मार देने, हिंदुओं के खिलाफ काम करने वालों को गद्दी से उतार देने, गौमाता के लिए मरने मारने जैसी बातें कही थीं। अलग शब्दों में कहे तो हम पंचायत में शामिल हुए लोगों ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो न्याय व्यवस्था को अपनी तरह से देखेंगे। प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों से सिलसिलेवार ढंग से अलग अलग राज्यों में इस तरह की सभाओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें बेधड़क भड़काऊ बयानबाजी की जाती रही है। और अब ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों से राहत नहीं मिलते देख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं की भरमार लग गई है, जिसमें हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का निपटारा करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि हमारा एक ही सवाल है कि आखिर क्यों राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की साल 2018 और 2020 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने राज्यों से सवाल किया है कि जब उन्होंने पहले ही इस मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं तो उसके अनुसार राज्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि इंटॉलरेंस, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के कारण घृणा अपराधों यानी कि हेट क्राइम का जन्म होता है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं तो इसके कारण आतंक का माहौल उत्पन्न कर देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अराजक तत्वों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और न ही उन्हें कानूनी एजेंसियों की भूमिका निभाने का काम दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा था कि कट्टरता के चलते समाज में बहुलता और विविधता की स्वीकृति में कमी आती है, जिसके कारण भड़काऊ मामले देखने को मिलते हैं और फिर हमें मनुष्यों का अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है। ये एक ऐसा माहौल होता है जहां तर्क संगत बहसें, तार्किक चर्चाएं और कानून का शासन गायब हो जाता है। नतीजतन बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी समेत विभिन्न स्वतंत्रताओं पर खतरा मंडराने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस माहौल की व्याख्या करते हुए कहा था कि इस स्थिति में व्यक्ति के विचार, कार्यों, वाणी, अभिव्यक्ति, मान्यताओं और निजी चॉइस को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग तार्किकता के आधार पर सोचना बंद कर देते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि बोलने की आजादी एक आजाद सरकार का प्रमुख स्तंभ होता है। जब ये सपोर्ट वापस ले लिया जाता है तो एक स्वतंत्र समाज का संविधान भंग हो जाता है और इसके खंडरों पर अत्याचार का जन्म होता है। सर्वोच्च अदालत ने लिंचिंग, हेट क्राइम, भीड़ अपराध को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे और कहा था कि इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद देश के अलग अलग जगहों से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार हर एक जिले में पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाएगा, जिसे भीड़ हिंसा और पीट पीट कर हत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाना होगा। इसके अलावा एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने के लिए भी कहा गया था, जिसकी जिम्मेदारी ऐसे लोगों को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठा करना था जो हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण और फेक न्यूज में शामिल हैं। अदालत राज्य सरकारों को ऐसे जिलों, सब डिविजन्स और गांवों की पहचान करने के लिए कहती है जहां पिछले 5 सालों में पीट पीट कर हत्या और भीड़ हिंसा के मामले सामने आए हैं। इस कार्रवाई को 3 महीने में समाप्त करना था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मामलों को डील करने के लिए जिला स्तर पर जिसे नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सभी एसएचओ के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठक करें और भीड़ हिंसा या लिंचिंग जैसी घटनाओं की संभावना का पता लगाकर उसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। यदि ये सब तौर तरीके अपनाने के बाद भी कहीं लिंचिंग या पीट पीट कर हत्या की घटना हो जाती है तो इसे लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई घटना होने पर संबंधित थाने की ये जिम्मेदारी होगी कि वे बिना किसी देरी के तुरंत एफआईआर दायर करें, जिसमें आईपीसी की सभी जरूरी संबंधित धाराएं शामिल की जाएं। इसके बाद उस थाने के थानेदार के जिले के नोडल अफसर को तत्काल सूचना देनी होगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित के परिजनों को कोई खतरा ना हो और उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग नोडल ऑफिसर को करनी होगी और उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि समय सीमा के भीतर जांच पूरी हो और निर्धारित समय में चार्जशीट फाइल की जाए, आरोपी गिरफ्तार किए जाएं।
कोर्ट ने राज्य सरकारों को सीआरपीसी की धारा 357 ए के प्रावधानों के तहत एक मुआवजा फंड बनाने के लिए भी कहा था, जिसमें से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत राशि देनी थी। ये काम फैसले के 1 महीने के भीतर करना था। इसके अलावा लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों का ट्रायल घटना होने के 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया था कि भीड़ हिंसा और लिंचिंग मामलों में नजीर पेश करने के लिए दोषी पाए जाने पर ट्रायल कोर्ट आरोपी पर अधिकतम सजा मुकर्रर करे। इसके साथ खतरे की आशंका होने पर गवाहों की पहचान और पता भी छिपाने का निर्देश दिया गया था। पीड़ित परिवार को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि ये पाया जाता है कि भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने और इसकी जांच करने में किसी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने सर्वोच्च अदालत के इन निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और ये सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित न रहे। न्यायालय ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।